अभी आप ये समझ लीजिए किस एज ग्रुप में सर्विस कौन दे रहा है। अगर एज ग्रुप 6 वीक टू 6 ईयर है तो सर्विस कौन दे रहा है बच्चे? मोबाइल हेल्थ टीम। कौन दे रहा है? मोबाइल हेल्थ टीम। आई होप सो समझ में आ रहा होगा बच्चे आपको। स्पीड, नर्सिंग ऑफ स्पीड कम करो सर। बेटा स्पीड तो कम ही है। अच्छा ठीक है, चलो आराम से स्पीड थोड़ी कम कर लेता हूं। ठीक है, तो आपने कहा कैटेगरी जो है वो चाइल्ड। कौन सा बच्चे? प्री स्कूल चाइल्ड। और प्री स्कूल चाइल्ड में एज ग्रुप क्या है? 6 वीक टू 6 ईयर। 6 वीक टू 6 ईयर। ठीक है बच्चे। और कौन देगा हेल्थ फैसिलिटी? कौन देगा हेल्थ फैसिलिटी? मोबाइल हेल्थ टीम। कौन देगी? मोबाइल हेल्थ टीम। आया समझ में? इसमें कौन आएगा ये मैं आपको बता दूंगा। समझ आया बच्चे? आपने कहा ठीक है। अगली कैटेगरी कौन सी है? नेक्स्ट कैटेगरी बेटा है फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक। मैंने बताया था कहां पर? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल। कहां पर? पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों को हेल्थ फैसिलिटी देनी है, गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए और या गवर्नमेंट से एडेड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? समझ आ रहा है बच्चे? एज ग्रुप क्या है? मैं बताया था एज ग्रुप 6 साल से लेके 18 साल तक। 6 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे आते हैं फर्स्ट टू 12th क्लास की कैटेगरी। समझ आया बच्चे? और बात वापस वहीं आ गई कि कौन देगा इससे हेल्थ केयर फैसिलिटी? आंसर है मोबाइल हेल्थ टीम। कौन देगा? मोबाइल हेल्थ टीम। समझ में आ रहा है बच्चे? एक बात और समझ लो, आपके पास अब टाइम कम है और कोर्स ज्यादा है। बच्चे टाइम कम है, कोर्स ज्यादा है, पढ़ना बहुत कुछ है। ऐसा ना हो टॉपिक आपके कवर ही ना हो, तो बेटर ये है कि जहां जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ खुद भी तैयारी करते रहो और थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो हो रहा है वो आप ही के लिए हो रहा है। क्योंकि आप ये मान के चलो अक्टूबर में एनी हाउ एग्जाम होना है, चाहे वो 5 दिन बाद हो चाहे 5 दिन पहले, अक्टूबर में एग्जाम होना है। और अक्टूबर में एग्जाम होना और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। समझ में आ रहा है बच्चे? कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है और ऐसा ना हो आपके आधे टॉपिक कवर ही ना हो। और आपके आधे टॉपिक कवर ना हो तो पेपर में अटेंड क्या करोगे? आप इस गलत फहमी में मत रहना कि ये जो सिलेबस है वो एम्स वाला सिलेबस है। एम्स के सिलेबस में ये एक भी पॉइंट नहीं आता। आरबीएस के इज नॉट द पार्ट ऑफ एम्स सिलेबस। इसका सीएचओ का सिलेबस टोटली काफी अलग आ रहा है। तो आपको ये मत सोचना मेरा पढ़ा हुआ है, ये वापस से पढ़ना है आपको। इसलिए कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत सारे लोग घुस गए हैं फॉरम में, तो बेटर है आप अपनी परिस्थिति को बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें। एक टाइम था जब इसको आप लाइट ले सकते थे, अब नहीं ले सकते, क्योंकि अब सब अलाउ है फॉर्म भरने के लिए। तो अब तो कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वोत्तम का चयन करेगी प्रकृति अपने आप। समझ में आ रहा है ना बच्चे? इसलिए आपने कहा देन सर्विस प्रोवाइडर में कौन है? मोबाइल हेल्थ टीम। आपने कहा सर ये मोबाइल हेल्थ टीम बार बार आ रही है, मुझे एक बार रिवाइज कराओ आप। मैंने 4 कैटेगरी बताई है। एक तो बताई मैंने कि फर्स्ट 48 आवर्स, फर्स्ट 48 आवर्स में कौन देगा केयर? डॉक्टर देगा, एएनएम देगी और नर्स देगा। समझ आया बच्चे? मेडिकल ऑफिसर। पर मैं बता दूं ये जो मेडिकल ऑफिसर, तो आपने कहा ठीक है। देन आफ्टर बार बार एक नाम आ रहा था मोबाइल हेल्थ टीम, मोबाइल हेल्थ टीम। आया ना बच्चे? तो जो मोबाइल हेल्थ टीम है इसमें कौन होता है? इसमें मेनली 3 लोग ऐड किए गए हैं। पहला है मेडिकल ऑफिसर। पर मैं बता दूं ये जो मेडिकल ऑफिसर है वो कौन सा वाला है? आयुष। इट्स नॉट एमबीबीएस। आयुष में कौन आएंगे? वही बीएमएस, बीयूएमएस। समझ में आ रहा है? ये जो हैं ये आयुष में ऐड होते हैं।
तो सबसे पहले एक डॉक्टर होगा जो आयुष कैटेगरी आयुष का होगा, उसमें एक मेल और एक फीमेल होगा। याद रहेगा बच्चे, सबसे पहले मोबाइल हेल्थ टीम में कितना आएंगे, एक तो मेल डॉक्टर एक फीमेल, पर वो कौन से डॉक्टर होंगे, आयुष डॉक्टर, ठीक है। इसके बाद आएंगे एएनएम और स्टाफ नर्स एक, या तो एएनएम जाएगी और या कौन जाएगा, स्टाफ नर्स। बात समझ आ रही है, या तो कौन जाएगा एएनएम या कौन जाएगा स्टाफ नर्स। इसके बाद कौन जाएगा, फार्मासिस्ट, और फार्मासिस्ट भी वो जो डाटा एंट्री करना जानता हो, मल्टीपर्पज, जो फार्मासिस्ट भी हो और जो डाटा की एंट्री भी कर सकता हो। तो टोटल कितने लोग जाने हैं, 3 कैटेगरी के लोग जाने हैं। समझ में आ रहा है, एक तो आयुष डॉक्टर जाएंगे, एएनएम या स्टाफ नर्स जाएगी, और जाएगा फार्मासिस्ट। किसके अंदर, मोबाइल हेल्थ टीम के अंदर। क्या, किस कार्यक्रम के अंदर, आरबीएस के कार्यक्रम के अंदर। याद रहेगा बच्चों। तो आरबीएस के सर फॉर्म, सर कितने फॉर्म आ गए सीएचओ में, 40,000, लगभग ऐसे बोल रहे हैं कि 40,000 से ज्यादा है। समझ आ रहा है बच्चे। तो आपने कहा चलो ठीक है। देन आफ्टर, अब रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि जो मोबाइल हेल्थ टीम है, ये बड़ा काम की चीजें मैं कह रहा हूं, आप याद रखना। मोबाइल हेल्थ टीम क्या क्या करती है। सबसे पहले, प्रिपेयर ए कैलेंडर टू विजिट शेड्यूल टू कंसल्टेशन विद अदर टीम मेंबर by involving representative from WCD, Women Child Development, Women Child Department and Education Department. वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीम मेंबर जाते हैं। सबसे पहले स्क्रीन चाइल्ड, मैं पहले कह चुका हूं स्क्रीनिंग करना मेन है। स्क्रीन चाइल्ड एट द लेवल ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। बार बार आ रहा है, ये बात जरूर याद रखना, कहाँ कहाँ चेक करना है, आंगनवाड़ी सेंटर पर और गवर्नमेंट स्कूल में। कौन जाएगी, मोबाइल हेल्थ टीम। आपने कहा सर ठीक है, कंडक्ट एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूं, हेड टू फुट मेजरमेंट। हेड टू फुट मेजरमेंट जैसे हेड सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस, वेट, हाइट, ये सब क्या कहलाते हैं बच्चे, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। तो जब भी आंगनवाड़ी सेंटर पे जाओ या स्कूल में जाओ, आपको ये सब चीजें चेक करनी होती हैं। कौन चेक करेगी, मोबाइल हेल्थ टीम। कौन चेक करेगी, मोबाइल हेल्थ टीम। एंड देन कंडक्ट एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट, रिकॉर्ड फाइंडिंग ऑफ स्क्रीनिंग टूल एंड रेफरल कार्ड। ठीक है बच्चे, और फॉलोअप के बारे में बताना है। तो ये जो मोबाइल हेल्थ टीम है, ये जाके क्या करेगी, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। क्यों, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ये किसका पार्ट है, स्क्रीनिंग का। मुझे पहले पता तो लगाने दो प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम पता तब चलेगी जब मैं मेजरमेंट करूंगा। समझ आ रहा है बच्चे। मेंटेन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आप जानते हो, लेखा जोखा। इन्वेंट्री मतलब है पूरा रिकॉर्ड ड्रग का, ये मेंटेन करना है। किसको मेंटेन करना है, मोबाइल हेल्थ टीम को। तभी तो मैंने कहा था फार्मासिस्ट जाएगा, और वो जाएगा जो डाटा ऑपरेट कर सकता हो, क्योंकि इन्वेंट्री कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। ये पता लगाना जरूरी है कितने ड्रग्स गए थे, कितने लौट कर आए हैं। समझ आ रहा है बच्चे। तो आपने कहा ठीक है। अगला क्या है, मेंटेन क्वालिटी ऑफ रेफरल। अगर जरूरत पड़े आप बच्चे को रेफर करो, अगर जरूरत पड़े आप बच्चे को रेफर करो। एंड दैट इम्पोर्टेंट टू अर्ली स्क्रीनिंग एंड द इंटरवेंशन। और उन्हें समझाइए कि अर्ली स्क्रीनिंग का फायदा क्या है, अर्ली स्क्रीनिंग का फायदा क्या है। एंड देन जनरेट मंथली रिपोर्ट, बाय मोबाइल हेल्थ टीम रजिस्टर। उस टीम को एक मंथली रिपोर्ट बना के देनी। कैसी रिपोर्ट बना के देनी है, मंथली। ये सारे काम किसके हैं, मोबाइल हेल्थ टीम के। क्या बच्चे, मोबाइल हेल्थ टीम। बाबू कटारिया, ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, बताया था बेटा, ये स्टार्ट हुआ था फरवरी 2013 में। ठीक है, चलो गुड।
देन आफ्टर, अब मटेरियल फॉर स्क्रीनिंग, सबसे पहले स्क्रीनिंग कर लेते हैं और ये देखते हैं कि स्क्रीनिंग में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। स्क्रीनिंग में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, दैट इज द इंची टेप। क्या है बच्चे? ये इंची टेप। और ये जो इंची टेप है ये हेड सरकमफ्रेंस लेने के काम आएगा। इज नॉट द सॉकेट टेप, ये इज इंची टेप। ये सॉकेट टेप नहीं है, ये इंची टेप है। ठीक है बच्चे, जिससे हम क्या ले रहे हैं? हेड सरकमफ्रेंस। क्या ले रहे हैं हम? हेड सरकमफ्रेंस। सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये जो होता है वो नॉन स्ट्रेचेबल होना चाहिए। ये जो इंची टेप आप ले रहे हो ये कैसा होना चाहिए? नॉन स्ट्रेचेबल। किस जानते हैं कि ये सबसे आगे सुप्रा ऑर्बिटल रिज के ऊपर, आगे से सुप्रा ऑर्बिटल रिज के ऊपर होना चाहिए और पीछे से ये ऑक्सीपिटल के पीछे होना चाहिए। यानी ऑक्सीपिटल को कवर करे और आगे से फ्रंटल को कवर करे, इसे ऑक्सीपिटो फ्रंटल सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? आपने कहा ये बिल्कुल वही जगह है जहां पे मैं कह रहा हूं, यहां पर टेप कान के ऊपर से जाना चाहिए, सामने यहां टच होना चाहिए, पीछे ऑक्सीपिटल पर टच होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चे? आपने कहा सर ये बताओ कि आप कुछ और पॉइंट इसके बारे में, मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं वो याद रखना। देखो बच्चे, ब्रेन की ग्रोथ लिख लेना अच्छे से। ब्रेन की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है अप टू 1 ईयर। तो मैक्सिमम ब्रेन की जो ग्रोथ है वो कब तक होती है? 1 साल तक। उसके बाद वो धीरे धीरे स्लो होने लग जाती है और ऐसे कहते हैं एट 5 ईयर। एट 5 ईयर इसके बाद कंप्लीट ब्रेन ग्रोथ, ब्रेन की कंप्लीट ग्रोथ हो चुकी होती है 5 साल पे। समझ में आ रहा है बच्चे? आपने कहा जो आप इंची टेप ले रहे हो वो कैसा बताया मैंने? नॉन स्ट्रेचेबल। एक बात मैं बता देता हूं आपको, ये जो आप हेड सकम्बस ले रहे हो ऑलवेज रिटन इन सेंटीमीटर। हमेशा इसकी फाइंडिंग को सेंटीमीटर में लेना। छोटे छोटे क्वेश्चन है पर याद रखना। आपने बोला सर सेंटीमीटर में क्यों लेना है? क्योंकि जो ग्रोथ चार्ट होता है उसमें एंट्री आपको सेंटीमीटर में करनी है। समझ में आ रहा है बच्चे? अब मन में क्वेश्चन आया कि सर ये बताओ, अगर हेड पर कोई उभार हो, अगर हेड पर कोई प्रोट्रूबरेंस हो या उभार, तो सर हेड सरकमफ्रेंस लेते समय उस प्रोट्रूबरेंस को कवर करना है या नहीं करना है? सपोज करो कि यहां एक उभार बना हुआ है, यहां पे एक उभार है, प्रोट्रूबरेंस है, क्या इसके ऊपर इंची टेप आएगा? क्या इसके ऊपर इंची टेप लेना है आपको? बिल्कुल। मुझे मैक्सिमम चाहिए हेड सरकमफ्रेंस, मुझे मैक्सिमम चाहिए हेड सरकमफ्रेंस। तो अगर कोई प्रोट्रूबेंस है, अगर कोई प्रोट्रूबेंस है तो इसका मतलब आपको वो कवर करना है ड्यूरिंग हेड मेजरमेंट। याद रहेगा बच्चे? आपने कहा सर अगर हेड छोटा है या बड़ा है, तो अगर हेड छोटा है तो आप भी जानते हो माइक्रोसेफेली का केस माना जाएगा। ये तब है जब लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और अगर हेड जरूरत से ज्यादा बड़ा आ रहा है तो मैक्रोसेफेली कहेंगे, यानी +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो कैटेगरी मैंने बताई है, ये कैटेगरी बता रहा है कि आपको अगर हेड सरकमफ्रेंस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम आए तो माइक्रोसेफेली है, और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा आए तो ये मैक्रोसेफेली है। समझ आया बच्चे? कम आएगा तो माइक्रोसेफेली, देन आफ्टर, स्क्रीन क्लियर क्यों नहीं चल रहा? स्क्रीन क्लियर है बच्चे यहां से? तो देन आफ्टर आपने कहा ओके, तो आपके नेट की प्रॉब्लम होगी बच्चे, बाकी आ रहा है। ठीक है, गुड। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, गुड।
नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है बच्चे? नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। समझ आए बच्चे? तो आपने कहा अगर हेड पर कोई भी प्रोट्रूबेंस हो आपको वो कवर करना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है कवर कर लेते हैं। अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो तो ये जो आपको दिख रहा है ये बच्चा नॉर्मल है, ये जो आपको दिख रहा है ये बच्चा नॉर्मल है, पर अगर इस बच्चे को माइक्रोसेफेली होती, इस बच्चे को सॉरी माइक्रोसेफेली होती, मैक्रो है दैट इज मैक्रो, ठीक है बच्चे, या फिर इसको माइक्रोसेफेली होती, इस केस में आप क्या करते? तो आप फिर भी कवर करते, आप फिर भी ये वाला पार्ट ही कवर करते जो मैक्सिमम पार्ट है, ठीक है बच्चे। तो आप इतना समझ लीजिए कि ये जो सामने दिख रहा है आपको, मैंने पहले ही कहा था अगर कोई भी चीज एबनॉर्मल है दिखाई दे रही है आपको, प्रोट्रूबेंस है, उभार है, जो भी है, आपको वो कवर करना है। आपका टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम हेड सरकमफ्रेंस को लेना। समझ में आया? आप ये भी जानते हो कि हेड सरकमफ्रेंस चेस्ट सरकमफ्रेंस से 3 सेंटीमीटर कम होता है, ज्यादा होता है। और हेड सरकमफ्रेंस चेस्ट सरकमफ्रेंस 3 सेंटीमीटर ज्यादा होता है अगर 3 से ज्यादा है, 5, 6, 7, तो या तो बच्चा प्री टर्म है और या बच्चे को हाइड्रोसेफेलस। समझ आया बच्चे? तो ये था मटेरियल जो पहला यूज किया है हमने। ये कौन सा मटेरियल यूज किया है? सबसे पहले हमने किया है हेड सरकमफ्रेंस टेप। कौन सा यूज किया है? हेड सरकमफ्रेंस टेप। देन अब कुछ बोल रहे हैं स्लो कराओ, कुछ बोल रहे हैं फास्ट कराओ, तुम तो डिमांड करते जाओ बहुत बड़ी तरीके से, ठीक है बच्चों। फिर किसी को लगता है कि स्लो है, किसी को लगता है फास्ट है, तो बताओ क्या करूं? तो जैसा है कोशिश करो। अगर स्लो लग रहा है तो आप इंटेलिजेंट हो, फास्ट लग रहा है तो मंदबुद्धि हो, कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है बेटा। तो आपने कहा इन दैट कंडीशन हेड सरकमफ्रेंस के बाद अब मिड आर्म सरकमफ्रेंस। अब क्या लेना है? मिड आर्म सरकमफ्रेंस। ये मैंने पहले ही बताया था, ये जो कलर है ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर, 3 कलर है। ये 4 कलर में भी आता है, पर 4 कलर में आता तो कौन सा कलर इसमें ऐड हो जाता? आंसर है ऑरेंज। हाल फिलहाल जो डायग्राम में सामने दिख रहा है वो है क्या बच्चे? 3 कलर साकेट टेप। कौन सा है? 3 कलर साकेट टेप। समझ आ रहा है बच्चे? तो आपने कहा साकेट टेप है। ये क्या है सर? ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चे, ध्यान से देखना, ये जो दिख रहा है ना, ये इसे कहते हैं विंडो। इसे क्या कहते हैं? विंडो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोशिश करो पकड़ने की, ठीक है बच्चे। ये विंडो है, ये विंडो ही बताती है कि यहां पर इसका जो कलर दिखाई देगा, इस विंडो में इसमें से जो कलर दिखाई देगा वही इसकी रीडिंग मानी जाएगी। इसको कहां डालते हैं? इसको इस स्लिट में डालते हैं, ये रही स्लिट। यहां पर जो स्लिट है उसमें डालते हैं इसको, इसमें विंडो में मत डाल देना इसको, विंडो में नहीं डालते, विंडो में तो कलर आता है, हम इसमें डालते हैं और उसके बाद हम खींच कर देखते हैं कि विंडो कहां जाके रुक रही है। विंडो जहां रुकेगी वही कलर माना होगा। रेड में रुकेगी, येलो में रुकेगी या ग्रीन में रुकेगी। रेड में रुके तो क्या है? माल न्यूट्रिशन। येलो में रुके तो बॉर्डर लाइन, और अगर ग्रीन में रुके तो हेल्दी। समझ आ रहा है बच्चे? ये जो मिड आर्म सरकमफ्रेंस है, अब इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। देखो, ये जो मिड आर्म सरकमफ्रेंस आया है, सामने आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है बच्चे? हाँ, अगर सर ऑरेंज कलर होता तो कहां होता? अगर ऑरेंज कलर होता तो रेड और येलो के बीच में होता, ठीक है बेटा। अगर ऑरेंज कलर होता तो क्या होता? कहां होता? वो रेड और येलो के बीच में। आप ये देखो, सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये साकेट टेप है, और इससे आप ले रहे हो मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। कौन सा? मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। क्लियर बच्चे? बात ये आ रही है इसमें कि सर कौन सी अपर आर्म लेते हैं? स्टार बना लेना, भूलना मत, लेफ्ट अपर आर्म। हमेशा लेफ्ट अपर आर्म ही लेते हैं, लेफ्ट हैंड वाले, राइट वाली नहीं लेते, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मोस्टली पब्लिक का राइट हैंड डोमिनेंट होता है और इसमें हमेशा नॉन डोमिनेंट हैंड लेते हैं।
क्योंकि जो डोमिनेंट हैंड होता है उसकी बाइसेप और ट्राइसेप की शेप थोड़ी बिल्ट अच्छी होती है कंपेयर टू नॉन डोमिनेंट हैंड। दोबारा बता देता हूं, डोमिनेंट हैंड यूज नहीं करते क्योंकि उसकी बाइसेप और ट्राइसेप की शेप और मस्कुलर बिल्ड ज़्यादा होती है, इसलिए नॉन डोमिनेंट हैंड ही काम में लिया जाएगा। समझ आया बच्चे? आपने कहा चलो ठीक है। ये जो नॉन डोमिनेंट हैंड है लेफ्ट वाला मानते हैं मोस्टली, क्योंकि सबका ज़्यादातर कौन सा डोमिनेंट होता है? राइट वाला। आपने कहा सर ठीक है। अब आप एक पेन लो, एक पेन, मैं बता रहा हूं बच्चा आपके पास आएगा क्योंकि यहाँ आयुष था ना, वहाँ अब CHO होगा। याद है मोबाइल हेल्थ टीम, जो पहले आयुष थे अब उसमें CHO होंगे। ये सारे काम आपको करने हैं CHO साहब। तो थोड़ा समझ लो, ये जो दिखाई दे रहा है यहां पर है एक्रोमियन प्रोसेस। कौन सा बच्चे? एक्रोमियन प्रोसेस। यहां पर एक मार्क लगाओ और बच्चे को बोलो अपनी एल्बो को फ्लेक्स करे, जैसे इसने किया है फ्लेक्स 90 डिग्री। अपनी एल्बो को फ्लेक्स करे और उसके बाद जो एल्बो का कॉर्नर आ रहा है ये ऑल क्रेनन प्रोसेस। कौन सा? ऑल क्रेनन प्रोसेस। यहां पर मार्क करो और यहां पर मार्क करो और यहां पर मार्क करो। यहां से लेंथ लो, यहां से लेंथ लो और इसका क्या कर लो? हाफ। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बच्चे चैप्टर नोट्स में नहीं है क्योंकि ये CHO का सिलेबस है। मैं पहले ही बोल चुका हूं आपसे बच्चे, CHO का सिलेबस है, टोटली अलग है और ये पढ़ने को नहीं मिलेगा क्लास के बाद। फिर ढूंढते फिरोगे, फिर बोलोगे कहाँ से आया कहाँ से आया। तो कोशिश करो समझने की, ठीक है बेटा? आपने कहा कि जो यहाँ पर है एक्रोमियन प्रोसेस, यहाँ पे ऑलकिन प्रोसेस, इसकी लेंथ ले लो। शर्त है एल्बो क्या होनी चाहिए? फ्लेक्स, हाथ मुड़ा रखना। उसके बाद इसकी लेंथ का हाफ लेके वहां पहना देना क्या? साकिर टेप। बात समझ में आ रही है? क्या पहनाना है वहां पर? वहां पहनाना है आपको साकिर टेप। देन आफ्टर आपने कहा साकिर टेप, इसके बाद अगर आपको साकिर टेप में लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, अगर मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस कितना आया बच्चे? लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये बच्चे को माल न्यूट्रिशन है। इसके लिए मतलब इस बच्चे को क्या है? माल न्यूट्रिशन है। बात समझ में आ रही है? बात यही नहीं रुकेगी। अगर ये निकल के आता है तो इसके बाद आपका काम क्या है CHO साहब? उसके बाद आपको इसका वेट फॉर एज एंड वेट फॉर हाइट भी लेना है। आपको क्या मेजर करना है? इसका वेट फॉर एज एंड वेट फॉर हाइट, जिससे ये पता चले कि कैटेगरी कौन सी है। बात समझ पा रहे हो बच्चे? में कि माल न्यूट्रिशन है। और ये जो मैं बता रहा हूं ये आप हमने साकेट टेप। साकेट टेप में जो बड़ा होल बना हुआ उसे क्या कहते हैं? विंडो। विंडो क्या काम आता है? विंडो कलर को देखने के लिए काम आता है। कितने से कम होगा तो क्या कहोगे? लेस देन 11.5 से कम। उसके बाद क्या करना है आपको CHO साहब? उसके बाद आपको वेट फॉर एज और वेट फॉर हाइट लेना है। याद रहेगा सबको? ये था। स्क्रीनिंग कर रहा हूं मैं, ये देखने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे को प्रॉब्लम। अगला मटेरियल क्या काम में लेने वाले हैं सर? रेड रिंग। क्या काम में लेने वाले हैं? रेड रिंग। मैं स्क्रीनिंग कर रहा हूं, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे को प्रॉब्लम क्या क्या है, या कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं है। तो आपने कहा रेड रिंग आप जो ले रहे हो, इसे किसी धागे से उस रेड रिंग को हैंग कर देते हैं, टांग देते हैं। और उसे हैंग करने के बाद जब बच्चा पालने में लेटा होता है तो वो फिर उसको देखता है। किसको? रेड रिंग को। समझ आ रहा है बच्चे? ये जो रेड रिंग को देख रहा है वो विजुअल फिक्सेशन को बताता है।
ठीक है बच्चे। अगर बच्चा लगातार उसको देख रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि उसका विजुअल फिक्सेशन हो चुका है, यानी बच्चा 1 मंथ का तो है। कोई आपसे पूछे विजुअल फिक्सेशन कब होता है, 1 मंथ पे। बच्चा क्या देखता है, रेड रिंग को। अगर बच्चा उस रेड रिंग को पकड़ने की ट्राई करे, हाथ से पकड़ने की ट्राई करे, तो वो होगा 4 महीने के बाद। बच्चा उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की कोशिश करता है, बच्चा उस ऑब्जेक्ट पर पहुंचने की कोशिश करता है। आपने कहा मोर देन 4 मंथ, मोर देन 4 मंथ में कोई पूछे ये कौन सी अप्रोच है, मैं बता देता हूं, कभी एग्जाम में काम पूछ ले तो बाई डेक्स्ट्रस अप्रोच। पहले जब बच्चा किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने की ट्राई करता है तो सबसे पहले दोनों हाथों से पकड़ने की ट्राई करता है। उसके दोनों हाथ एक साथ आगे जाते हैं, और जब दोनों हाथ एक साथ जा रहे हैं तभी इसका नाम पड़ा है बाई डेक्स्ट्रस। बाई मतलब 2। समझ आ रहा है बच्चे? तो ये जो बाई डेक्स्ट्रस अप्रोच है ये 4 महीने से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर बच्चा के पालने में एक रेड रिंग है और बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये बच्चा 4 महीना या उससे बड़ा है, और बच्चा उसे लगातार देख रहा है, तो इसका क्या हो चुका है, विजुअल फिक्सेशन हो चुका है। 2 क्वेश्चन एग्जाम के क्लियर हुए। विजुअल फिक्सेशन कब होता है, एट 1 मंथ, और बाई डेक्स्ट्रस अप्रोच कब आती है, 4 मंथ या उसके बाद। आंसर याद रहेगा। आज हम एमसीक्यू भी कराएंगे, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन भी जितना पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ के साथ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, रेटल। रेटल आप जानते हो हिंदी में झुंझुना कहते हैं, अंग्रेजी में रेटल कहते हैं। तो इंग्लिश में ये रेटल जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द रेटल। ये रेटल क्या है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चे, साउंड। और ये साउंड जो है वो बच्चे को अट्रैक्ट करती है। क्या करती है, और आपको पता है ये सब दिखाकर मैं क्या पर्पज है, मेरा पर्पज है स्क्रीनिंग। तो रेटल दिखाने से दोनों पर्पज पूरे हो रहे हैं। एक तो विजन की स्क्रीनिंग हो रही है और एक हियरिंग की स्क्रीनिंग हो रही है। हर बात को समझने की कोशिश करो, एग्जाम में सारी बातें याद आएंगी। समझ में आ रहा है बच्चे? और जो मैं कह रहा हूं वो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कहूंगा वो एग्जाम में आएगा, पर इसके बाहर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ये मोर देन एनफ है। तो आपने कहा कि जो रेटल जो है वो आप किस स्क्रीनिंग में काम में ले रहे हो, एक तो विजन स्क्रीनिंग में काम आएगा और दूसरा ये आएगा हियरिंग की स्क्रीनिंग में। आपने कहा अगर बच्चा रेटल को देखकर स्माइल दे रहा है तो विजन प्रॉपर है, और रेटल की साउंड को सुन के हेड को टर्न कर रहा है तो इसका मतलब है हियरिंग प्रॉपर है। तो रेटल मेरा स्क्रीनिंग मटेरियल हुआ। क्या हुआ, मेरा स्क्रीनिंग मटेरियल। याद रहेगा, टू टेस्ट रेस्पॉन्स ऑफ साउंड इन द यंग चाइल्ड। इसमें साउंड का रेस्पॉन्स करते हैं। होल्ड रेटल व्हेन प्लेस्ड इन हैंड। बच्चा रेटल को पकड़ लेता है, जब बच्चे को रेटल उसके हाथ में दिया जाता है, ये जो ग्रास्पिंग है ये 12 वीक के बाद आ रही है, यानी ये तो कन्फर्म है। लेगा कहाँ रखा हुआ है, उसकी तरफ लगातार देखेगा, तो विजन भी प्रॉपर है, हियरिंग भी प्रॉपर है और ग्रास्पिंग भी प्रॉपर है। इसलिए ये सारे मटेरियल मैंने एक बॉक्स में रखे हुए हैं, और मैं मेंबर हूँ हेल्थ केयर टीम का, और मैं कर रहा हूँ स्क्रीनिंग। सबसे पहले मैंने क्या लिया, हेड सर्कमफ्रेंस टेप, उसकी तरफ देखता है, और ये घंटी या घंटा, इच्छा आपकी है। तो आपने कहा ये जो घंटी या घंटा है, ये जब साउंड प्रोड्यूस करता है तो बच्चा उसकी तरफ देखता है, और ये देखता है 3 to 4। जब घंटी से साउंड आती है तो 3 से 4 महीने का बच्चा अपने हेड को उधर टर्न कर लेता है जो घंटी की साउंड आ रही है, हेड मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है साउंड की तरफ। मैं सब इसलिए लाया हूँ, ये सारे इंस्ट्रूमेंट, ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं इन्हें चेक कर सकते। बेल इज हेड डिस्टेंस एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर दूर रखना, कान के पास मत बजा देना, बच्चा डर भी सकता है।
समझ में आ रहा? बोला मैं तो मजे ले रहा था, मजे नहीं लेने बे, समझ बात को भाई। 30 सेंटीमीटर दूर रखना, और उसके बाद अगर बच्चा हेड को टर्न कर रहा है तो इसका मतलब उसे सुनाई देता है। तो आपके पास एक बेल भी होनी चाहिए, याद रहेगा। जन्म के कितने टाइम बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए? जन्म के कितने टाइम, बेटा टाइम नहीं होता है इसमें, जैसे ही आपकी रूटीन केयर पूरी हो जाए देन गो फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। रूटीन केयर मतलब सक्शनिंग है, क्लीनिंग है, ड्राइंग है, उसके बाद करो फिजिकल एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है बेटा? तो आपने कहा चलो ठीक है सर। इसके बाद रेसिन और किशमिश, जो खाने की चीज़ें हैं, मैंने क्यों लेके चल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मोबाइल हेल्थ टीम को रास्ते में भूख लगे तो वही निकाले खा ले, नहीं, उसके लिए नहीं है। आप बच्चे के सामने कुछ किशमिश बिखेर दीजिए, कुछ किशमिश या कुछ ड्राई फ्रूट्स बिखेर दीजिए और बच्चे को उनको उठाने दीजिए। अगर बच्चा उसको उठा रहा है तो बच्चा जो उठा रहा है वो बच्चे का ग्रास्प है। क्या है वो? ग्रास्प। अब वो ग्रास्प कौन सा है? या तो वो पिंसर ग्रास्प है और या वो क्रूड ग्रास्प है। बच्चे हर पॉइंट को समझने की कोशिश करना। या तो वो उठाएगा उस ऑब्जेक्ट को ऐसे, अगर वो ऐसे उठाएगा तो ये क्रूड ग्रास्प है। कौन सा है? क्रूड ग्रास्प। अगर ऐसे उठाएगा दैट इज पिंसर ग्रास्प। तो क्रूड ग्रास्प और पिंसर ग्रास्प। आपसे कोई पूछे क्रूड ग्रास्प कब आएगा? 5 to 6 मंथ। और पिंसर ग्रास्प कब आएगा? दैट इज द 8 to 10 मंथ। याद रहेगा? तो पिंसर ग्रास्प या क्रूड ग्रास्प में से कौन सा है, वो सब आपको देखना है। समझ आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, घंटा बजाओ, लाइक करो और शेयर करो। समझ में आ रहा है? बिना इन सब चीज़ों के आप जो देख रहे हो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा बे। सब जरूरी है। तो घंटा दबाना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक एंड शेयर करना है। ठीक है बच्चों, वीडियो को। तो आपने कहा कि ये जो किशमिश है वो हम सामने बच्चे के रख देंगे, फिर देखते हैं बच्चा किस तरीके से उठाता है, उठाता भी है या नहीं उठाता है। उसके बेस पर हम क्या करेंगे? स्क्रीनिंग कि इस बच्चे का मोटर डेवलपमेंट कैसा है। मोटर में कौन कौन से? ग्रॉस एंड फाइन। समझ आ रहा है बच्चे? कौन कौन से? ग्रॉस एंड फाइन। समझ में आ रहा है बच्चे? दैट कंडीशन। नेक्स्ट वन, इंच क्यूब्स। याद है आपको? ये जो इंच क्यूब्स हैं, ये क्वेश्चन जिपमेर में आया था, पांडिचेरी में। क्वेश्चन लगते बहुत छोटे हैं कि ये क्वेश्चन कभी नहीं आते, तो रफ में होते हैं, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर बच्चे के हाथ में, एक हाथ में क्यूब है, क्या है? क्यूब। वो एक हाथ के क्यूब को दूसरे हाथ में ट्रांसफर कब सीखता है? आंसर आफ्टर 6 मंथ। समझ में आए? तो आपसे पूछा जाए कि कब ट्रांसफर करेगा, आंसर है 6 to 7 मंथ पर बच्चा एक हाथ के क्यूब को दूसरे हाथ में ट्रांसफर करना सीख जाता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, ये सब मेरे स्क्रीनिंग मटेरियल है जो मैं बॉक्स में लेके जाता हूँ। चाहे मैं स्कूल जाऊं, चाहे मैं आंगनवाड़ी सेंटर जाऊं, चाहे मैं कहीं भी चेक करने जाऊं। समझ आ रहा है बच्चे? देन आफ्टर टेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास। ये जो क्यूब है ये डिफरेंट टाइप्स के ग्रास को बताने में काम आता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, वो ग्रास कौन कौन से थे? क्रूड ग्रास और पिंसर ग्रास। क्लियर है? देन बिल्डिंग, याद करो वो टाइम जब मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 ब्लॉक की टावर, याद आ रहा है वो टाइम? 2 से 3 ब्लॉक की टावर बच्चा कब बनाता है? 18 मंथ। तो ये जो क्यूब हैं ये किस काम में आएंगे? टावर बनाने के काम में आएंगे। और इससे मुझे ये पता चलेगा कि फाइन मोटर डेवलपमेंट कैसा है। तो ये क्यूब मेरे बॉक्स में होने चाहिए जब मैं मोबाइल हेल्थ टीम में हूँ, क्योंकि ये क्यूब काम आएंगे स्क्रीनिंग ऑफ चाइल्ड। किसमें काम आएंगे? स्क्रीनिंग ऑफ चाइल्ड। समझ आ रहा है बच्चे? देन आफ्टर आपने कहा कि कैरियंस जो है, जो कैरियंस मतलब रंग, रंग मतलब कलर्स। ये जो कलर्स हैं बच्चे कब से यूज करते हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। ये जो रंग हैं, जो स्केच कलर पेन आते हैं, पेंसिल कलर पेन आते हैं, उनको बात कर रहे हैं। ठीक है, कैरियंस होते हैं। इस तरह बच्चा 18 मंथ के बाद उसको पेन
को ऐसे पकड़ के स्क्रैबिंग यानी रगड़ना शुरू कर देता है। कलर करना नहीं आता उसको, पर रगड़ना आता है कलर। किस एज पर? 18 मंथ के बाद। इनिशिएट गुड कॉपिंग शेप, और बाद में वो शेप को कॉपी करने लग जाता है। याद करो, मैंने पढ़ाया है आपको, सर्किल कॉपी 3 साल, रेक्टेंगल कॉपी 4 साल, समझ आ रहा है? क्रॉस कॉपी 4 साल, ट्राइंगल कॉपी 5 साल, समझ आ रहा है? तो कॉपी करेगा कैरियन से, एंड नेमिंग कलर, और कलर को बताना भी तो सीखेगा। इसलिए मेरे डब्बे में, मेरे उस जादुई झोले में और क्या क्या होना चाहिए? आंसर है क्रेयॉन, रंग भी होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता तो चले कहीं बच्चा कलर ब्लाइंड तो नहीं है। समझ आ रहा है ना? तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सारे जो हैं वो स्क्रीनिंग मटेरियल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आप ही हो मुखिया मोबाइल हेल्थ टीम के। बच्चे को पैदा होते ही वेट करना, वेट मशीन को देखने के बाद और क्या क्या, अब आपको मैं बता रहा हूं। वेट मशीन, इस वेट मशीन को देखने के बाद, इस वेट मशीन को देखने के बाद आपको कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले, बच्चे को पैदा होते ही वेट करना है, और कभी भी बच्चे को डायरेक्ट इस वेट मशीन के ऊपर नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये जो है सरफेस कोल्ड है। याद आया कुछ? ये जो सरफेस है वो कोल्ड है, और कोल्ड सरफेस है तो बच्चे से क्या होगा? हीट लॉस। बच्चे से क्या होगा? हीट लॉस। और हीट लॉस कौन से मेथड से होगा? आंसर है कंडक्शन। डायग्राम फुल एचडी में, बिल्कुल फुल एचडी बेटा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती तेरे लिए। समझ में आ रहा है? सो इन दैट कंडीशन कि ये जो कंडक्शन से हीट लॉस हो जाएगा अगर बच्चा डायरेक्ट इस वेट मशीन के कांटेक्ट में आएगा। तो या तो कोई क्लॉथ यूज लो, और क्लॉथ काम में नहीं लेना तो न्यूज़पेपर काम में लो। दोनों में से कोई सा काम ले सकते हो। इसके ऊपर पहले कपड़ा या न्यूज़पेपर लगाना है, उसके बाद फिर आपको बच्चे को रखना है। पर एक बात और सुन लो, प्लास्टिक सीट, स्टार बना लेना बच्चे, प्लास्टिक सीट को यूज नहीं करना, प्लास्टिक सीट को यूज नहीं करना। ओनली क्लॉथ एंड न्यूज़पेपर, ओनली दैट इज। सिर्फ दो में से काम में लेना है, क्लॉथ लेना है और या फिर न्यूज़पेपर। बच्चे को कोशिश ये करना बिना कपड़े के वेट लेना। बच्चे ने कोई कपड़ा नहीं पहना होना चाहिए। क्लियर है बच्चे? तो बच्चे को जो है वो बच्चा कैसा होना चाहिए? नेक्ड। समझते हो नेक्ड? दो, हाँ वही। तो बच्चा नेक्ड होना चाहिए। और ये इसका मतलब है कि अगर ये कपड़ा कुछ आपने भारी लिया है तो पहले इस कपड़े का वेट ले लेना, पहले इस कपड़े का वेट जरूर करना, ठीक है बच्चे? और फिर टोटल वेट में से इस वेट को हटा देना। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चे? प्लास्टिक सीट नॉट अलाउ। वेरी गुड रामेश्वर मीना, सही कहा आपने बेटा, प्लास्टिक सीट अलाउ नहीं है। गुरुदेव पूरा सिलेबस अलग लग रहा है, और मैं गला फाड़ के बेटा क्या कह रहा हूँ, सीएचओ का सिलेबस बिल्कुल वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सीएचओ का सिलेबस टोटल अलग है एम्स के नर्सिंग सिलेबस से। पॉइंट वही है, पर इसमें आपका मैनेजमेंट सीएचओ लेवल का है। आप समझिए, इसमें जो बातें हैं वो सीएचओ लेवल की हैं। तो आप और मैं कोशिश कर रहा हूं आपको उसी कंटेंट दिया जाए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो। समझ में आ रहे हो? और भाई पता है वैसे ही भाई ज़्यादा तो आपको ज्ञान देगा ही नहीं, उतना ही देगा जितना आप सीएचओ बन सको। ठीक है बेटा? तो आपने कहा कि एक बात हो सर, बच्चे का वेट कब लेना चाहिए? बच्चे का वेट तब लेना चाहिए जब बच्चा स्टेबल हो, हिले डुले नहीं। हिलने डुलने समय पर वेट मेजरमेंट गलत हो जाए। तो बेटर ये रहेगा कि बच्चा क्या होना चाहिए? स्टेबल। बच्चा स्टेबल होना चाहिए। आप जिस जगह पर इस वेट मशीन को रख रहे हो वो सरफेस हार्ड होनी चाहिए, वो सरफेस हार्ड होनी चाहिए।
बेड पर मशीन को रखकर वेट मत ले लेना, गलत आएगा। आप मैट्रेस के ऊपर इस मशीन को रख के अगर वेट करोगे बच्चे का, 100% गलत आएगा। तो सर कहां रखें? टेबल पे, ऐसी टेबल जो पूरी तरह हार्ड हो, उसके ऊपर कोई भी मैट्रेस ना हो, यानी हार्ड सरफेस पर रखते हैं किसको? वेट मशीन। ये तो छोटे बच्चे के बारे में बात हो गई, ठीक है। अगर बच्चा बड़ा होता है या बच्चा खड़ा हो सकता है, तो मेरे पास दूसरी चीज है जो मैं बच्चे का वेट ले सकता हूं। ये बड़े बच्चों के लिए है, जो पहले वाला था वो छोटे बच्चों के लिए था, और ये जो है बिल्कुल क्या है? बड़े बच्चों के लिए है। एक बात और समझ लो बच्चे आप, ये जो बड़े बच्चों के लिए ले रहा हूं मैं इस वेट को मशीन को यूज करने से पहले, ये है कैलिबर। मुझे ये देखना है कि ये बार बार जीरो पे आता है या नहीं आता। अगर ये जीरो पे नहीं आ रहा है तो ये वेट मशीन गलत है, आप इसे बदलो। मैं पहले अपने हाथ से 2 बार दबा के देखूंगा, ये आगे जाना चाहिए और हटाने पर वापस जीरो पर आना चाहिए। अगर ये जीरो पे बार बार नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये वेट मशीन खराब है, हमें चेंज करना है, क्योंकि मुझे बिल्कुल एक्यूरेट डाटा चाहिए। इसलिए कैलिबर किस पे होना चाहिए? जीरो पर। बात समझ में आ रही है बच्चे? किस पे होना चाहिए? जीरो पर। गुड। आपने कहा सर और बताइए, और हमारे पास क्या होना चाहिए? जिसको ये नहीं पता उसे मैं बता देता हूं, दैट इज इन्फेंटोमीटर। क्या है ये तो साहब? ये इन्फेंटोमीटर। आपने कहा सर ये क्या लेता है? आंसर है लेंथ। क्या मीजर करता है बेटा? ये लेंथ को मीजर करता है। कितने एज तक के में? अप टू 2 ईयर। अप टू 2 ईयर्स। ये जो आपको दिख रहा है तरीका, सेम इसी तरीके से आपको इन्फेंटोमीटर को यूज करना है। सबसे पहले आपको इसी तरीके से इन्फेंटोमीटर को यूज करना है। आपको एक जो आपकी हेल्थ टीम में एक दूसरा मेंबर है, उसको बोलना है बच्चे के दोनों कान को, ईयर्स को कप से ऐसे होल्ड करके बच्चे को ऊपर देखने के लिए बोलो। ये बच्चा स्ट्रेट ऊपर देखना चाहिए। अगर ऐसे या ऐसे करेगा तो बच्चे का लेंथ चेंज हो जाएगा। तो इस बच्चे को स्ट्रेट ऊपर देखना चाहिए, इसका आई लेवल बिल्कुल रूफ को तरफ हो। ठीक है बच्चे, इसका आई लेवल बिल्कुल रूफ की तरफ होनी चाहिए, और आपको बच्चे के दोनों कानों को कप बनाकर हाथ से कवर करना है। जो दूसरा जो हेल्थ केयर टीम का मेंबर है, वो कहां खड़ा होगा? बच्चे की राइट साइड पर। कहां खड़ा होगा? बच्चे की राइट साइड पे। और ये जो खड़ा होगा बच्चे की राइट साइड पर खड़ा होगा। और ये क्यों खड़ा कर रहा है राइट साइड पर? क्योंकि उस एग्जामिनर का राइट हैंड इस फुट पार्ट को चेंज करेगा, यानी मूव करेगा। 2 क्वेश्चन बनते हैं, किधर खड़ा होना चाहिए? राइट साइड पर। क्यों खड़ा होना चाहिए? क्योंकि उससे एग्जामिनर का राइट हैंड जो है वो इस फुट पार्ट को मूव करा सकता है और प्रॉपर पोजीशन में ला सकता है। याद रहेगा बच्चे? तो ये जो है दैट इज द चेंज योर राइट साइड से करना। अगली बार जब बच्चे का जो नी है, बच्चे की जो नी है उसको प्रेशर करके सीधा करना है, स्ट्रेट। प्रेशर जो लगा रहे हो वो फर्म होना चाहिए बट जेंटल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैरी तोड़ दो। थोड़ा प्रेशर लगाना है पर जेंटली लगाना है, जेंटल लगाना है प्रेशर। समझ आ रहा है बच्चे? जेंटल लगाना है प्रेशर को। और उसके बाद यह है कि ये प्रेशर जो है वो फर्म होना चाहिए, और मेरा पर्पज है कि मैं एक्यूरेट लेंथ ले सकूं। अगर घुटना मुड़ेगा तो मैं एक्यूरेट लेंथ नहीं ले सकता। तो आपसे पूछा जाए लेंथ लेते हैं, कब तक लेते हैं? 2 साल। उसके बाद क्या लेते हैं बच्चे की? फिर हम बच्चे की हाइट लेते हैं। याद रहेगा बच्चे? अपने का चलो ठीक है। हाइट लेने के लिए, हाइट लेने के लिए क्या होता है? हाइट लेने के लिए हम काम में लेते हैं स्टेडोमीटर। हाइट जो लेनी है वो किससे ली जाती है? स्टेडोमीटर। ये एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है। लास्ट ही आया था सफदरगंज एग्जाम में, दिल्ली वाले, कि बच्चे की हाइट मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम आता है और कौन सी डिवाइस काम आती है? आंसर है स्टेडियोमीटर।
और जो स्टेडियोमीटर है इसमें आपको कुछ बातें हैं जो याद रखनी है, जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आई का लेवल स्ट्रेट होना चाहिए, और ये जो आई लेवल है स्ट्रेट है, इस लेवल को कहते हैं फ्रैंकफर्ट लेवल या प्लेन। फ्रैंकफर्ट प्लेन कहा जाता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर बच्चे के बाल कर्ली हैं तो उसे कंप्रेस किया जाता है, हेयर बैंड को हटाना है, जूते नहीं पहनाने, शूज नहीं होना चाहिए, हेयर बैंड नहीं होना चाहिए, बच्चे को सीधा खड़ा होना चाहिए। और ये 4 चीजें हैं, ये जो बच्चे के बॉडी के 4 पार्ट्स हैं, ये इस मशीन से टच होने चाहिए। ये जो बच्चा है इसकी बॉडी के जो 4 पार्ट्स हैं, ये इस मशीन से टच होने चाहिए। आपने कहा इन दैट कंडीशन, ये कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो हेड साइड, एक है बैक साइड ऑफ हेड। एक तो हेड टच होना चाहिए, दूसरा क्या टच होना चाहिए? शोल्डर। तीसरा क्या टच होना चाहिए? हिप्स। और अगला है एंकल। ये 4 चीजें टच होनी चाहिए किससे बच्चे? उस डिवाइस से। वापस से बता रहा हूं, हेड का बैक साइड, हेड का बैक साइड, शोल्डर, हिप्स एंड एंकल, ये 4 चीजें टच कराना जरूरी है, नहीं तो ये रीडिंग गलत आएगी। समझ आ रहा है बच्चे? अगली बात, आपके जो बच्चा है उसके जो दोनों पैर हैं, ये दोनों पैर हैं, उनमें 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। दोनों फुट के बीच में कितने डिग्री का एंगल मैं बोल रहा हूं आपको? 45 डिग्री के एंगल होने चाहिए दोनों फुट के बीच में। जब आप इस पे खड़े होते हो स्टेडोमीटर, तो वापस सुन लो, आंखें बच्चे की बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। कौन से प्लेन में होनी चाहिए? आंसर है फ्रैंकफर्ट प्लेन। बच्चे ने अगर हेयर बैंड या कर्ली बाल है उनको हटा देना है, बालों को कंप्रेस कर देना है, शूज नहीं पहनाना है। ठीक है बच्चे? और 4 चीजें इस मीटर से टच होनी चाहिए, हेड का बैक साइड, शोल्डर, हिप्स एंड एंकल। क्लियर है? और उसके बाद ये कितने का डिग्री का एंगल होना चाहिए? आंसर है 45 डिग्री का एंगल। कितने का है? 45 डिग्री का एंगल। क्लियर? गुड। देन आफ्टर स्टेडोमीटर हमारे पास और क्या होना चाहिए? हमारे पास एक टॉर्च भी होनी चाहिए। हमारे पास क्या होनी चाहिए बच्चे? एक टॉर्च होनी चाहिए। इस टॉर्च से मुझे बच्चे का आई एग्जामिनेशन भी करना है। आई और ईयर दोनों में काम आ जाती है। अभी हाल फिलहाल हम आई वाला देख रहे हैं। ठीक है बच्चे? एक टॉर्च भी लेके जाएंगे, और जब टॉर्च लेके जाएंगे तो उसमें जो है हमें कितना क्या देखना है? उसमें हमें देखना है बच्चे कि आई में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हो, आई में आपको इनमें से कोई कंडीशन देखने को मिल सकती है जो सामने दिख रहा है। ठीक है बच्चे? एक तो आइरिस का कलर डिफरेंट डिफरेंट है, एक तो कलर, साइज एंड शेप। आइरिस का कलर अलग होगा, वो हमको पता चल जाएगा। शेप सिमेट्रिकल है या नहीं है, साइज प्रॉपर नॉर्मल है या नहीं है, ये सब चीजें आपको पता चलेंगी जब आप आई का एग्जामिनेशन करोगे। इसके लिए मुझे टॉर्च चाहिए। इसके बाद ड्रॉपी आई, ड्रॉपी आई या ड्राई स्पॉट, पता है ना आपको ड्राई स्पॉट? ये जो ड्राई स्पॉट है विटामिन ए की कमी वाला, वो आपको देखना है। ड्रॉपी आई देखनी है। डेविएटेड आई, स्क्विंट कहते हैं। मैं आई एग्जामिनेशन कर रहा हूं तो मुझे स्क्विंट भी देखना है, ड्राई स्पॉट भी देखने हैं, और ड्रॉपी आईज भी देखनी है। इसके अलावा रेड आईज यानी कंजक्टाइटिस भी देखना है। देन रेड रिफ्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम बच्चे? रेड रिफ्लेक्स। ये जो रेड रिफ्लेक्स है, ये जो रेड रिफ्लेक्स है, ये किसका पता लगाता है? हम आगे पढ़ेंगे, कैटरेक्ट का। कौन से कैटरेक्ट का? कंजेनाइटल कैटरेक्ट का। रेड रिफ्लेक्स कैसे करते हैं एक बार मैं बता देता हूं, आप समझो। रेड रिफ्लेक्स के लिए सबसे पहले रूम कैसा होना चाहिए? डार्क रूम। क्लियर बच्चे? चाइल्ड जो है अवे 50 सेंटीमीटर फ्रॉम
टॉर्च। बच्चा जो है वो टॉर्च से कितनी दूर बैठा होना चाहिए? 50 सेंटीमीटर मिनिमम। उसके बाद जो आईज है, जो ब्लैक वाला पार्ट है आईज का, वो कैसा दिखाई देगा? रेड। अगर वो रेड दिखाई देता है तो बच्चे की आईज नॉर्मल है, और वो रेड के अलावा वाइट या कुछ और दिखाई देता है, अदर कलर, तो फिर बच्चे को कैटरेक्ट। याद रहेगा? तो कैटरेक्ट का पता लगाने के लिए हम जो दे रहे हैं वो क्या है? हम जो कर रहे हैं वो है रेड फ्लेक्स, रेड रिफ्लेक्स। क्लियर? वापस से डार्क रूम होना चाहिए, बच्चे को 50 सेंटीमीटर दूर रखना है, और हमें कलर देखना है, ब्लैक पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। इसके बाद ये जो है दैट इज स्नेल चार्ट। ये जो स्नेल चार्ट है, इससे बच्चे को विजन से पता चलता है। इससे कहा विजन को चेक करते हैं। 20/20 एंड 6/6 नॉर्मल होती है। 20/20 जो है वो फीट में होती है, और 6/6 जो है वो मीटर में होती है। ठीक है बच्चे? ये जो दोनों विजन है दैट इज नॉर्मल विजन, दैट इज नॉर्मल विजन। क्लियर है? देन आफ्टर आपसे पूछा जाए कि किसको नॉर्मल है, तो ये तो नॉर्मल है, बट मेरी बात सुनना यहां तक। इफ द चाइल्ड विजन इज 20/40, अगर बच्चे की विजन 20/40 और या 6/12 है, दोबारा सुनो, अगर बच्चे की विजन कितनी आ रही है? 6/12 या 20/40, रेफर करना है बच्चे। चाइल्ड शुड बी रेफर फॉर द नेक्स्ट मैनेजमेंट। क्लियर? और ऐसा कहते हैं 6/60 अगर कोई है दैट इज ब्लाइंड। क्लियर बच्चे? तो ये जो चीजें हैं आपको याद रखनी। 20/20 और 6/6 इज नॉर्मल, 20/40 और 6/12 दैट इज रेफरल, एंड 6/60 दैट इज ब्लाइंड। और इसका पता हमें कितने से चलेगा? स्नेल चार्ट से। क्लियर? एक टाइम पर एक ही आईज को यूज करना है, यानी सिंगल आईज टेस्ट एट वन टाइम। एक टाइम पर आपको एक ही काम में लेना है। समझ आ रहा है बच्चे? तो सबसे पहले कौन चेक करते हैं? पूछे तो राइट आईज को चेक करते हैं। सबसे पहले राइट आई चेक होती है, उसके बाद लेफ्ट आई। क्लियर बच्चों? तो ये जो चीजें हैं वो आप याद रखना। दैट इज द स्नेल चार्ट में हम विजन चेक कर रहे थे, और ये जो विजन है उसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी, किसको नॉर्मल कहेंगे, किसको रेफर करेंगे, और इसके हिसाब से कौन ब्लाइंड है। ठीक है बच्चे? गुड। देन ब्लड प्रेशर। जब भी आप बच्चे का ब्लड प्रेशर लो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कफ का साइज जो है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। कफ का जो साइज है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, और एप्रोप्रिएट कफ का साइज कैसे होता है वो मैं बता देता हूं। अगर बच्चा न्यूबॉर्न है, लिख लेना, काम आएगा। अगर बच्चा न्यूबॉर्न है तो कफ का जो साइज है 4x8 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर बच्चा इन्फेंट है तो कफ का साइज जो है 6x12 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर ये बच्चा बड़ा है, यानी कि चाइल्ड और एडल्ट, यानी तो ये 9x18 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आप याद रखना। ठीक है बच्चे? तो कफ का साइज एप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है, और क्योंकि कफ का साइज अगर एप्रोप्रिएट नहीं होगा तो जो बीपी है वो सही नहीं आएगा। वैसे बीपी का डिजिटल मीटर भी आता है, पर फिर भी अस्कल्टेशन से बीपी लेना बेस्ट माना जाता है। समझ आ रहा है बच्चे? अस्कल्टेशन का यूज करके बीपी लेना, यानी अस्कल्टेशन प्रोसेस से जो बीपी लिया जाता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो अगर आप डिजिटल मीटर यूज कर रहे हो और आपको उसमें रेंज बहुत ज़्यादा वेरिएशन में मिल रही है,
तो आप कंफर्म करने के लिए एक बार अस्कल्टेशन मेथड से भी आप उसे चेक करो। समझ आ रहा है बच्चे? तो आप सबसे पहले कोई पूछा जाए कौन से मेथड से बेस्ट है, अस्कल्टेशन मेथड से बेस्ट है। क्लियर बच्चे? तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे थे, बीपी के बारे में। तो बीपी चेक करना है। उसके बाद ये जो क्या है बच्चे, दैट इज द मैग्नीफाइड लेंस। ये जो मैग्नीफाइड लेंस है ये मेनली क्या देखने में काम आएगा, दैट इज फॉर द स्किन। क्या देखेगा बच्चे, स्किन। अभी जो बच्चे ब्रेक है वो 5 मिनट के बाद दूंगा, ठीक है? 5 मिनट के बाद आप ब्रेक लेना, ठीक है? तो आपने कहा कि ये जो मैग्नीफाइड लेंस है ये किस काम में आएगा, क्या देखने के लिए काम आएगा? तो सबसे पहले है स्किन को देखेगा। और स्किन में क्या क्या चीजें आपको देखनी है, तो स्किन की कुछ टर्मिनोलॉजी है। देखो बच्चे, मैक्यूल, मैक्यूल क्या होता है कि वो जिसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर से कम हो। कैसा हो, कम। अगर सपोज करो ये रेड कलर का है, कैसा कलर का है, रेड। अगर ये 1 सेंटीमीटर से कम है और रेड कलर का है, बट अगर आप इसे दबाओ तो इसका कलर चेंज हो जाता है। अगर दबाओ तो कलर चेंज हो जाए तो उसको मैक्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, मैक्यूल। और अगर उसका कलर चेंज ना हो तो उसे पेटची कहेंगे। दोबारा सुनो, मैक्यूल और पेटची में डिफरेंस क्या है, दोनों ही 1 सेंटीमीटर से कम है। ये ब्लेंच हो जाता है और ये ब्लेंच नहीं होता। इसका कलर चेंज हो जाता है दबाने पर, इसका कलर चेंज नहीं होता। याद रहेगा बच्चे? देन पैच लाइक मैक्यूल, ये जो मैक्यूल के जैसा होता है बट इसका मेन डिफरेंस है ये 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। जैसे विटिलिगो और मंगोलियन स्पॉट। विटिलिगो और मंगोलियन स्पॉट दोनों पैच में क्या है, पैच भी वैसा ही है बट इसका जो साइज है 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। आपने कहा पेप्यूल क्या है, पेप्यूल बम्प, उभार होता है। बम्प यानी उभार, मैं हिंदी में लिख देता हूं, उभार होता है बट ये 1 सेंटीमीटर से कम होता है और ये सॉलिड होता है। कौन, दैट इज पेप्यूल। इसमें और इसमें नोड्यूल जो है वो भी सॉलिड होता है बट वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। तो मेन जो डिफरेंस आ रहा है वो साइज का आ रहा है। समझ आ रहा है बच्चे? देन आफ्टर प्लेक, प्लेक जो है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा का होगा बट शर्त है फ्लैट होगा। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा बट फ्लैट होगा। और जो वेसिकल है ये 1 सेंटीमीटर से कम होगा और ये कैविटी फिल्ड होगा, यानी इसमें फ्लूइड होगा। वेसिकल और ब्लिस्टर में फ़र्क इतना है, वेसिकल और ब्लिस्टर में फ़र्क इतना है कि इसका साइज ब्लिस्टर का 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है जबकि वेसिकल का 1 सेंटीमीटर से कम होता है। दोनों ही पे दोनों में उभार होते हैं और दोनों के अंदर फ्लूइड भरा होता है। समझ आए? और जो पोस्टुलेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, 1 सेंटीमीटर से कम है जिसमें पस है। अगर ये 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होता तो उसको एब्सेस कहते हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होता तो उसको एब्सेस कहते। अगर ये 1 सेंटीमीटर से कम है पस वाला एरिया तो उसे पोस्टुलेट कहते हैं, और 1 सेंटीमीटर ज्यादा है तो उसको एब्सेस कहते हैं। ठीक है बच्चे? अभी हम 5 ये जो है मैं बता देता हूं, ये जो उभार है दैट इज नोड्यूल, दैट इज नोड्यूल। ये जो है ये सिस्ट है। ठीक है बच्चे? बुले मैंने बताया था आपको, बुले यानी कि अभी बताया है, बुले यानी कि ब्लिस्टर। ये जो बुले है ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ये मैक्यूल है, बताया था फ्लैट होता है। ठीक है बच्चे? ये प्लेक है 1 सेंटीमीटर से कम का होता है। ये व्हील, वेसिकल, पोस्टुलेट। ठीक है बच्चे? ये सब जो आपको दिख रहा है दैट इज स्किन टर्मिनोलॉजी, और इसको देखने के लिए मुझे मैग्नीफाइड लेंस चाहिए। तो मैं अपने बॉक्स में मैग्नीफाइड लेंस को भी रखूंगा, समझ आ रहा है, जिससे मैं स्किन की प्रॉब्लम को देख सकूं। जैसे नोड्यूल, सिस्ट, बुले, मैक्यूल एंड प्लेक, व्हील एंड वेसिकल एंड पोस्टुलेट। क्लियर बच्चे? यहाँ तक जो मैंने बताया है इसका मैंने सिर्फ आपको अभी तक क्या पढ़ाई है, ओनली स्क्रीनिंग। मैंने ये पढ़ाया है कि स्क्रीनिंग में क्या क्या देखना है और मुझे स्क्रीनिंग करने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल चाहिए। अब हम शुरू करेंगे डिजीज पोर्शन। डिजीज पोर्शन में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा डिफेक्ट। मैं अभी बता देता हूँ ब्रेक से पहले, हम डिफेक्ट में पढ़ेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है,
और बहुत सारे डिफेक्ट जो आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको लिस्ट बताई थी अभी आपको, वो डिफेक्ट पढ़ेंगे हम ब्रेक के बाद। तो 5 मिनट का ब्रेक है बच्चों, उसके बाद हम वापस मिलते हैं, ठीक है।